तो आप लोगों का इंतज़ार जो है वो थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है। हालांकि जब एग्ज़िट पोल की बात आती है तो आप में से बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे होंगे कि भाई लोकसभा चुनाव के दौरान जो एग्ज़िट पोल आए उनका क्या हुआ, हरियाणा चुनाव के दौरान जो एग्ज़िट पोल आए उनका क्या हुआ। इन सभी सवालों के बीच में कई विशेषज्ञ जिन्होंने काम किया है फील्ड पर, ऐसे लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। इस पर हम बहुत चर्चा करते रहे हैं। एग्ज़िट पोल एक ऐसी तकनीक होती है कि जब मतदाता एग्जिट कर रहा है या बाहर निकल रहा है मतदान करके, तब उसकी राय ली जाती है। फिर सैंपल साइज, अलग अलग सैंपल साइज अलग अलग एजेंसीज लेती हैं और उसके आधार पर ये बताती हैं कि भाई यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहा, किसका कमज़ोर रहा। अतीत में, खास तौर पर निकट अतीत के यानी पिछले ही कुछ एग्जिट पोल को देखा जाए, जिस तरह के नतीजे आए हैं, उससे ये बात तो बहुत साफ हो गई है कि एग्जिट पोल पर बड़ा भरोसा शायद लोग नहीं कर पाएंगे। फिर भी देखना दिलचस्प होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जिट पोल यदि एक ही भाषा में एक ही तरफ इशारा करते हैं तो फिर उसको खारिज नहीं किया जाता है। फिर भी हम देखते हैं कुछ ऐसे एग्जिट पोल रहे हैं जिन्होंने एक सुर में कई बार कुछ बताया है और नतीजे कुछ और हमारे सामने आए हैं। आज फिर भी बड़ा दिलचस्प रहेगा एग्जिट पोल को देखना, तो बने रहिए हमारे साथ। कई एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। सारे एग्जिट पोल आपको यहां एक ही जगह पर भारत एक्सप्रेस के मंच पर देखने को मिलेंगे। अब मतदान के प्रतिशत की बात करते हैं। देखिए, किसी भी चुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुत कुछ इंडिकेशन देता है, क्योंकि इससे बहुत अंदाजे लगाए जाते हैं। यानी कि कम मतदान हुआ है तो इसके क्या मायने हैं, बहुत लैंडस्लाइड मतदान हुआ है, ज़बरदस्त उत्साह रहा है तो इसके क्या मायने हैं। इन सारी चीज़ों को आज समझने का प्रयास करेंगे। मतदान का ये प्रतिशत आपके सामने है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। 5 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 58% से कुछ ज़्यादा है, और ये आमतौर पर आप ऐसा मान सकते हैं 63-64% तक चला जाता है बाद में। गढ़चिरौली में हालांकि 69% हुआ और कोलाबा में सबसे कम 41% के आसपास मतदान हुआ है। तो ये महाराष्ट्र की बात हुई है। वहीं अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड का मतदान भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन महाराष्ट्र क्योंकि 288 सीटों के साथ बड़ा राज्य है, इसको लेकर दिलचस्पी बनी हुई है। घमासान भी हम 6 मोर्चों पर देख रहे हैं। ये 6 मोर्चे इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि बेशक हम महायुति, महाविकास अघाड़ी की लड़ाई को यहाँ पर देखते हैं, लेकिन जो 6 दल हैं इनके समीकरण चुनाव के बाद के क्या होंगे, इसको लेकर भी अभी सभी चुप्पी साधे रखते हैं, क्योंकि कौन कहाँ चला जाए कहना बड़ा मुश्किल है। सब किसी न किसी के साथ जुड़े रहे हैं। एक समय पर उद्धव ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत साथी थे, लेकिन फिर बाद में उनकी पार्टी जो है वो 2 हिस्सों में बटी। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना आई। वहीं इसी तरह से कुछ कहानी शरद पवार की रही है। शरद पवार हालांकि इस राजनीति के बड़े जानकार माने जाते हैं, वो इस राजनीति को महाराष्ट्र में बहुत समय तक करते रहे हैं। तो ऐसे कई पहलू हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। भारत एक्सप्रेस पर महापोल यानी एग्जिट पोल्स ऑफ पोल आपको दिखाएंगे, जहां पर सभी एग्जिट पोल को आपके सामने रखेंगे। और फिर जैसा मैंने कहा कि ये एक दिलचस्प फिगर होता है, क्योंकि यहां पर आपके पास सैंपल साइज बहुत बड़ा हो जाता है। एक एजेंसी कुछ लिमिटेड स्तर पर सैंपल साइज को ले सकती है, लेकिन अलग अलग एजेंसीज को भी हम एक साथ एक जगह पर रख लें और वो कंफ्यूज नहीं है या वो एक दिशा में कुछ बताती हैं, तो फिर इससे कुछ तस्वीर साफ होती है। इसी तरह झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी इस बार मुकाबला बहुत ही दिलचस्प रहा है। हेमंत सोरेन का जेल जाना, जेल से बाहर आना, चंपई सोरेन का बीजेपी में चले जाना, आदिवासी मतदाताओं को आकर्षित करने के प्रयास करना, हिंदुत्व का कार्ड खेलना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चुनाव में देखने को मिली है। एक बार फिर विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से हमने देखा संविधान के कार्ड को खेला गया। अब किसका दांव कितना चलता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो महाराष्ट्र में करीब 58% के आसपास मतदान हुआ है। गढ़चिरौली में सबसे ज़्यादा 70% के आसपास मतदान है। कोलाबा में सबसे कम 42% के आसपास मतदान है। झारखंड में 68% वोटिंग हुई है, और झारखंड का मतदान जो है वो आपको दिखा रहा है कि तस्वीर, हालांकि झारखंड का मिजाज रहा है मतदान का। अब महाराष्ट्र में इस वोटिंग को बहुत कम या ज़्यादा की श्रेणी में ना रखा जाए, लेकिन बहुत उत्साह नहीं रहा मतदाताओं का, ये कहा जा सकता है। और ऐसा जब होता है तो इसके बहुत सारी एनालिसिस सामने आती है, बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि
जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा या चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा रुझान है नहीं है, कोई हवा या कोई लहर चल रही है नहीं चल रही है, जैसी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक एक करके दोनों राज्यों की बात करेंगे। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो 288 सीटों के साथ में सबसे बड़ा राज्य है जहां चुनाव हो रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र में। हालांकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और कई अन्य जगहों के उपचुनाव भी खासे दिलचस्प रहेंगे, इसको लेकर भी लोगों को इंतज़ार रहेगा नतीजों के दिन का। लेकिन जब एग्ज़िट पोल आएंगे तो एग्ज़िट पोल में हम देखेंगे कि ज़्यादातर एजेंसियों का फोकस महाराष्ट्र की 288 सीटों पर रहेगा। और झारखंड जो है बेशक छोटा राज्य है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से इस बार चुनाव दोनों ही गठबंधनों की तरफ से यहाँ पर लड़ा गया है, इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच में यहाँ पर मतदान है। आप देख रहे हैं मतदान अधिकारी किस तरीके से यहाँ पर जब समाप्ति होती है उसके बाद ईवीएम मशीन्स को पैक करते हैं। फिर कैसे, आपको हमारे सहयोगी मधुकर आनंद ने पहले भी दिखाया था, पहले फेज़ की जब वोटिंग हुई थी तो हमने आपको दिखाया था किस तरह से मतदान खत्म होने के बाद में यहाँ से ईवीएम्स को ले जाया जाता है, सुरक्षित जगहों पर ले जाकर रखा जाता है। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही साथ ये जो टैली आपको अभी 0-0 दिखाई दे रही है, कुछ देर बाद यहाँ पर आपके पास फिगर्स आने लगेंगे। कई एजेंसीज़ हैं जो एग्ज़िट पोल इस बार करेंगी और एग्ज़िट पोल हो गया होगा। एग्ज़िट पोल को एनालाइज़ किया जाता है, एनालिटिकल टूल्स होते हैं जिनके आधार पर फिर एक फाइनल नतीजे पर पहुंचा जाता है। एग्ज़िट पोल जिस तरह से लोकसभा चुनाव बीता हुआ, लोकसभा चुनाव हम जानते हैं कि वहाँ पर एग्ज़िट पोल पूरी तरह से ध्वस्त हुआ था। इसी तरह से हरियाणा का जो चुनाव था वो तो एकदम ही उलट हो गया। एग्ज़िट पोल के आधार पर सुबह से ही लोगों की उम्मीदें कुछ थी, नतीजा बिल्कुल पलटा हुआ आया। कम सीटों के राज्य में ये झारखंड और महाराष्ट्र दो राज्य हैं, तो जिसमें झारखंड की जो सीटें हैं 81 सीटें रहेंगी झारखंड की। इन सीटों पर इस तरह की स्थिति बन सकती है। छोटे राज्यों में एग्ज़िट पोल बहुत सटीक अनुमान लगा पाए इसकी उम्मीद नहीं की जाती है। हाँ, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य, लेकिन यहाँ पर धड़े बहुत सारे हैं। महायुति महाविकास अघाड़ी में देखा जा सकता है, लेकिन महायुति महाविकास अघाड़ी में किसका एग्जैक्ट क्या प्रदर्शन रहेगा ये भी बहुत दिलचस्प है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्ज़िट पोल बेशक आएंगे, एग्ज़िट पोल को लेकर आप लोगों का उत्साह भी रहता है, मेरे मन में भी उत्साह है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि किस तरह से एग्ज़िट पोल किस दिशा में इशारा करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि एग्ज़िट पोल आने के बावजूद महाविकास अघाड़ी और महायुति में कौन किसके साथ बना रहता है, ये इसका सवाल भी बरकरार रहेगा। इस बार दोनों ही गठबंधनों एनडीए, ये झारखंड की बात हो रही है, और इंडिया गठबंधन, इसी को महाविकास अघाड़ी और महायुति के तौर पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र की थोड़ी सी राजनीति बिल्कुल अलग अंदाज में देखने को मिलती है। और झारखंड में एनडीए और इंडिया ब्लॉक का एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो सरकार चल रही थी वो कितनी बनी रहेगी, फिर वापसी करेगी, या एनडीए जिसको इस बार बड़ी उम्मीदें हैं झारखंड में सरकार बनाने की, उसे सत्ता मिलती है नहीं मिलती है, ये सारी जो एग्जैक्ट आपको नतीजे हैं तो 23 नवंबर को पता चलेंगे। लेकिन एग्ज़िट पोल जो हैं वो कुछ इशारा करते हैं, और ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है कि सभी एग्ज़िट पोल्स ने नब्ज़ को कितना टटोला है, कितने कामयाब रहे हैं। ख़ास बात यह है कि जो कई जगहों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं, और इससे मौजूदा सरकारों पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव के नतीजे से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यूपी के उपचुनाव के नतीजे काफ़ी कुछ आगे की सियासी राह पर रोशनी डालेंगे, ये माना जा रहा है। इस बार का चुनाव योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे के साथ शुरू हुआ था। वहीं झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला जो है वो पुरजोर तरीके से एनडीए ने उठाया था। देखना होगा जनता किसके नारों और वादों पर एतबार करती है। आपको दोनों राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड के महा एग्ज़िट पोल के बारे में हम बताएंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा और पूरे मामले पर हम इसका विश्लेषण भी करेंगे। तो कुछ ही देर में आपके
सामने ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। एग्जिट पोल में देखिए, ये एग्जिट पोल नहीं होता है, एग्जिट पोल एक अंदाज़ा होता है। इसको इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि कई बार ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल हमेशा ध्वस्त हुए हों, लेकिन पिछले 2 चुनाव में एग्जिट पोल जिस तरीके से गड़बड़ाए हैं, उसके बाद में आशंका तो थोड़ी सी रहती है। बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। यहाँ से वहाँ पहुँचे तो देखे कि वो भी पहुँचे हुए हैं, तो समझ में आया कि हम लोग जितना मेहनत करते हैं तो उससे कम आप सब लोगों ने भी नहीं मेहनत किया इस लोकतंत्र में। उसके लिए मैं आप सबको अपने ओर से पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। आज 2 बातों को लेकर के हमने इस प्रेस को बुलाए। एक तो विषय है कि आज चुनाव संपन्न हो गए, यानी झारखंड विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ, एक तो 13 और 20 नवंबर। उसके लिए प्रदेश के मतदाता भाइयों बहनों को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं और सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि बड़ी संख्या में माँ बहनों ने इस लोकतंत्र के महापर्व में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो अपनी भूमिका जो होती है उसको बड़ी बखूबी लोगों ने निभाई है। उसके लिए भी सबको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि सब लोगों ने इस बार माँ बहनें सब जगह मैंने देखा कि बड़ी लंबी लाइन कतारें लोग लगे हुए थे और बढ़ चढ़ करके लोगों ने भाग लिया, ताकि एक तो मजबूत सरकार झारखंड में बने और विकसित झारखंड बने, उसके लिए लोगों ने मतदान किया है। उसके साथ साथ मतदान की जो प्रक्रिया में जो शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो, इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन, पुलिस प्रशासन, कर्मचारी, सभी लोगों ने उसको काफ़ी मुस्तैद होकर के संपन्न कराया है। उसके लिए उन सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी ओर से। क्योंकि इस बीच में ही कई पर्व भी आ गया, दुर्गा पूजा, दीपावली, जो हम सब लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है, छठ भी है, और उस बीच में चुनाव का प्रचार, ये नहीं सब कुछ कह सकते हैं कि पर्व भी लोग मना रहा था और लोकतंत्र के पर्व भी लोग मना रहे थे धूमधाम से, और कोई भी काम में कोई पीछे नहीं रहते थे। सब लोगों ने बड़ी मनोयोग से काम किया है। उसमें से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है या एनडीए के प्रत्याशी है, बढ़ चढ़ करके जिसको कहते हैं कि इस चुनाव में प्रचार में लोगों ने भाग लिया। और उसके साथ साथ वैसे तो नेताओं की लंबी फहरिस्त है, हमारे यहाँ बाद में हम जरूर कहेंगे एक अच्छी राइटअप बना करके प्रदेश से या देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से जो हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए जो नेता और कार्यकर्ता आए थे, कौन कहाँ कितना समय लोगों ने दिया, मंत्री वगैरह काफ़ी लोग आए हैं, तो हम पाठक जी को जरूर कहेंगे कि कई बार जनता की नब्ज को टटोलने में, पहचानने में गड़बड़ियां हो जाती हैं, फिर भी सब एक जैसी बात कहते हैं तो उसको देखना दिलचस्प होता है। इसलिए कुछ देर में हम देखेंगे कि एग्जिट पोल किस ओर इशारा कर रहे हैं। इस बीच में हम बात करते जाएंगे कुछ बड़ी सीटों की, जैसे कि आपको महाराष्ट्र के दंगल की 5 हॉट सीट्स के बारे में बताते हैं जो बड़ी सीट्स रही हैं। वैसे यूं देखा जाए तो चुनाव जो है वो 288 सीटों पर है। ये सभी की सभी 288 सीटें जो हैं वो बड़ी महत्व की है, लेकिन कुछ चेहरे हैं, जैसे आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा के बीच में मुकाबला हो रहा है, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। एकनाथ शिंदे जो हैं वो चेहरा भी, उनका नेतृत्व तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उनको अपनी सीट पर जो है किस तरह की टक्कर मिलती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो ऐसी कई सीट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, और जैसा मैंने कहा कि 5 हॉट सीट्स हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो कुल मैदान में जो प्रत्याशी हैं उनकी तादाद है 4136, जिसमें से 363 महिला उम्मीदवार हैं, और जो मतदान केंद्र हैं उनकी तादाद भी करीब 1,186,000 के आसपास है। ये हॉट सीट्स हैं 5।
अजीत पवार, युगेंद्र पवार उनके भतीजे हैं, जीशान सिद्दीकी, वरुण सरदेसाई, प्रफुल्ल गुडाड़े, देवेंद्र फडणवीस, ये भी एक मुकाबला है। और केदार दिगे टक्कर दे रहे हैं एकनाथ शिंदे को शिवसेना यूबीटी की तरफ से। तो तीन ऐसे चुनाव हैं जिन पर सबकी नज़र है। यूं तो सारे ही चुनाव महत्वपूर्ण हैं, उपचुनाव जहां भी हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र, झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है 9 सीटों का, वो बड़ा दिलचस्प है। तो 9 सीटें, लेकिन ये एक तरीके से बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे उनके लिए आए हैं, उसके बाद में समाजवादी पार्टी को भी दिखाना है कि विधानसभा चुनाव में वो किस तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इसको भी समझेंगे। मेरे साथ हमारे सहयोगी KM शर्मा मौजूद हैं, रजनीश पांडे मौजूद हैं, मधुकर आनंद मौजूद हैं। तीनों से हम बातचीत करेंगे। पहले मधुकर, मुझे आप ये बताएं कि झारखंड को लेकर अभी बहुत इंतज़ार रहेगा, और जैसा मैंने कहा छोटा राज्य है, एग्जिट पोल जो है उसको बड़ी चुनौती आती है छोटे राज्यों की एनालिसिस करने में। आपकी एनालिसिस क्या कहती है? आप कई जगहों पर गए, कई लोगों से बातचीत की, आप अपना पहले अंदाज़ा रखें, फिर इसको हम नतीजों के दिन भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल प्रवीण जी, जब आप लगातार बता रहे थे एग्जिट पोल की कुछ तकनीकी बातें, तो मुझे ये लग रहा था कि तमाम बातें अपनी जगह है। एग्जिट पोल को हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ कहते नहीं हैं, अपना अपना तरीका है, अपना अपना अंदाज है। लेकिन जो मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि माहौल बीजेपी के पक्ष में बहुत बना था। इसको लेकर के एक ये चीज़ें जरूर सामने नज़र आ रही थी कि बीजेपी यहाँ पर बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और मैं शुरुआती दौर से आपसे कई बार बातचीत के क्रम में मैंने कहा था कि 43 से 45 के बीच में एनडीए गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं स्थिर होगा। दूसरी तरफ उसके बाद जो बचा है उसमें दो एक निर्दलियों को छोड़ा दें तो बाकी इंडिया गठबंधन है। उसके पीछे का तर्क भी मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बीते 3-4 दिनों के दौरान जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसमें जैसे संथाल परगना में जो आज चुनाव हुआ, उस चुनाव में जिस तरह से घुसपैठ और बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा था, वो मुद्दा जितना असरदार होना चाहिए, ये जो मतदान का प्रतिशत है इससे तो लग रहा है कि उतना असरदार नहीं है। क्योंकि आप समझ लीजिए कि महेशपुर में 80% के लगभग मतदान हुआ है। जो महेशपुर पूरी तरह से जंगल का इलाका है, जो जेएमएम का गढ़ है, जिसमें ग्रामीण ही इलाके हैं। अमूमन हम लोग जब अंदाज लगाते हैं प्रवीण जी, तो ये अंदाज लगाते हैं कि शहरी मतदाता जो है वो तो बीजेपी का है ही, उसको कोई नहीं हटा सकता है, उसको वो एक तरह से कैडर वोट हो जाता है। अब आप देखिए धनबाद में 50-51% के आसपास, एग्जैक्ट तो अभी नहीं आया आंकड़ा, लेकिन 50-51% के आसपास का मतदान हुआ है। खिजरी में आज, जैसे खिजरी जो है वो रांची जिले का ग्रामीण इलाका है, पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है, यहाँ मतदान का प्रतिशत देखिए तो कितना ज़्यादा है। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि क्या मैया सम्मान योजना का असर रहा, क्या बहुत ज़्यादा आक्रामकता जो है वो उसकी सिंपैथी जो है, क्योंकि देखिए जेल वाली सिंपैथी हेमंत सोरेन की अब खत्म हो गई। अब इस बार के वोटिंग में जेल वाली सिंपैथी पूरी तरह से खत्म है। जेल से निकले हुए हेमंत सोरेन को बहुत दिन हो गया और वो तमाम जगहों पर बोलते रह गए, अब लोग उस पर नहीं जाते हैं, अब लोग इस पर जाते हैं। और इसीलिए हेमंत सोरेन ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया था। इधर कुछ दिनों से वो बोल रहे थे कि बाहर के लोग आए हैं, अकेला मुझे मारने के लिए इतना इतना लोग लगा हुआ है, मेरी राजनीतिक हत्या के लिए इतना इतना लोग लगा हुआ है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगे हैं, कई तमाम वो बातें जो बीजेपी का स्ट्रेंथ है, उसी स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं अपने लिए हथियार बना रहे थे हेमंत सोरेन। ये रणनीतिक लड़ाई थी। तमाम बातों के बावजूद अगर देखा जाए तो आपका जो सवाल है, अब वो जो स्थिति जो थी, जो शुरुआती दौर में मैंने कहा 43, 45, 46 वाली बात, अब कहीं ना कहीं खुद बीजेपी के लोग इस कंफ्यूजन में होंगे कि हालात क्या है, आखिर गांव में इतना मतदान का प्रतिशत क्यों हुआ। तो ये आप जो कह रहे हैं ना, ये तो इम्पोर्टेंट वैसे भी है, क्योंकि इतिहास है झारखंड का, उसमें पूर्ण बहुमत मिलना
वो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। बीजेपी की उम्मीद थी कि मुझे ये बताएं, वोटिंग परसेंटेज को लेकर बहुत सारी एनालिसिस आती है। अगर कम मतदान होता है, जैसे महाराष्ट्र में कम मतदान पर कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो सिटिंग या एग्जिस्टिंग सरकार होती है उसके लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी नहीं होती है, कोई लहर भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतदान हो गया हो। बहरहाल कैसे हम एनालाइज करें मतदान के प्रतिशत को, खासतौर पर महाराष्ट्र में 5 बजे तक अगर 58 से कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो मान के चले 63 के आसपास टोटल हो भी जाए तो भी ये मतदान बहुत उत्साह तो नहीं दिखाता वोटर्स का। डॉक्टर प्रवीण, जो हमारी बात हो रही थी, जो चुनाव को मैनेज कर रहे थे दिल्ली से, उन लोगों ने कहा कि ये चुनाव बेसिकली माहौल वर्सेस मैनेजमेंट का है। माहौल बनाने की कोशिश ये की गई थी कि जो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है उनके खिलाफ माहौल बनाया जाए, लेकिन जो मैनेजमेंट ज़मीन पे है वो बीजेपी का मैनेजमेंट अपने गठबंधन के साथ बाकियों से बेहतर है। दूसरी बात यह है कि जो लोग जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी, यानी जो 3 साल तक उद्धव की सरकार रही, उनके खिलाफ, उनके साथ अभी एंटी इनकम्बेंसी नहीं, इनकम्बेंसी है। जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी वो अभी सत्ता में है, वो एक तरीके से उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कल तक जो माइनॉरिटी की बात कर रहे थे वो आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो हिंदुत्व की बात करते थे वो माइनॉरिटी की बात करते थे। और जो आपने बात कही कि बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है, तो जो मेरा मानना है कि जो आपने सवाल किया उस पर बीजेपी के जो एक तरीके से पॉल स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट है और उन्होंने कहा कि हम मार्जिनली अच्छे से जीतेंगे चुनाव, क्योंकि उन्होंने एक तर्क दिया। हमने ये भी पूछा कि आप ये तर्क क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपका बहुत खराब स्थिति रही, तो उन्होंने कहा कि 11 सीटें ऐसी थी जो 8 सीट बीजेपी की, 3 एनसीपी की और 3 शिंदे की और 1 सीट जो थी वो दूसरे गठबंधन की थी, जिसमें हम एक एक सीट में हार गए। तो अगर 65 सीटों की बात करें तो उसमें हमें 65 में जीत हुई है और एक एक से हम हार गए। तो अगर हम 11 सीट हटा देते हैं तब भी हमारी 55 से 56 सीट की लीड है। तो उनका कहना है कि हम जीतेंगे। और जो आपने बात कही कि पोल परसेंटेज की, तो पोल परसेंटेज को लेके वो कंफर्म है और वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र वैसे भी बहुत ज़्यादा वोट नहीं करता है और जब लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट नहीं किया इसका मतलब कि जो सरकार चल रही है उसको चलने दो, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। जी, आपने जो बात कही है ना, इस पर बहुत चर्चा हुई कि बीजेपी या कांग्रेस ये अपना प्रदर्शन तो अच्छा कर सकते थे लेकिन सहयोगी दलों को साथ में लेकर चलना, खासतौर पर अजीत पवार, उनके साथ शिंदे तो ठीक है, कहीं पे बेमेल गठबंधन नहीं है, लेकिन अजीत पवार का आना बड़ा एक ऐसी स्थिति बना गया जो चुनाव प्रचार में भी देखने को मिला, जब नवाब मलिक, अजीत पवार खुद ही एक है तो सेफ है या बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों से कटते दिखाई दिए, या उन्होंने कहा कि हम इन चीज़ों का समर्थन नहीं करते हैं। उनका वोट बैंक अलग है, उनका राजनीति का तरीका अलग है। तो इस बार बड़ा दिलचस्प होगा। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, खासतौर पर बीजेपी जो सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है, वो कैसा प्रदर्शन करती, ये भी बड़ा महत्व का रहेगा। रजनीश, महाराष्ट्र, झारखंड ये तो है ही विधानसभा चुनाव, लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प जो है 9 सीटें बन गई और हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड झारखंड और महाराष्ट्र में रही, खूब रैलियां की, लेकिन ये 9 सीटें उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। एक तरीके से लोकसभा चुनाव का एक तरीके से जो परिणाम बहुत अपेक्षित नहीं आया उसका जवाब देने का एक मौका। देखिए प्रवीण, आज का जो दिन रहा है, दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर रहा। कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कभी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैसेज आता था तो कभी डिप्टी सीएम के तरफ से मैसेज आ रहा था। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा और जैसे कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं दोनों लोगों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ। तो यहाँ एक सियासी चर्चा है कि जो 2024 में डेंट मिला था, जिसको लेके कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, कहने में प्रवीण ऑन स्क्रीन कोई गुरेज नहीं। कुछ लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार मैनेज नहीं कर पाई थी। 2027 का परिणाम क्या होगा वक्त बताएगा, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से यूपीएससी का एग्जाम होता है, पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद आगे का चरण होता है, तो माना जा रहा है कि 2027 में जो संघ लोक सेवा का परीक्षा या कह सकते हैं कि 2027 का जो फाइट होगा वो मेंस होगा। अभी प्रीलिम्स के लिए दोनों दल के नेता मैदान में थे। परिणाम किसके फेवर में आएगा
ये अलग की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके से वोट परसेंटेज पोलिंग हुआ है, दोनों नेताओं के कह सकते हैं कि इधर अगर हम सीएम की बात करें या अखिलेश यादव की बात करें, दोनों लोग कहीं ना कहीं इस परिणाम को लेकर बहुत गंभीर हो गए हैं। लगातार अखिलेश यादव का भी ट्वीट आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के जो हमलावर नेता है उनको आगे करके अखिलेश यादव पे हमला कराया जा रहा था। तो जो सीटों का परिणाम होगा वो बात की चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के लिए करो या मरो की स्थिति है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सियासत का मूड बदलता रहता है, जनता का मूड बदलता रहता है। 2027 में एक वक्त है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका नाम दे दिया कि सेमीफाइनल है। इसके बाद भी क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। 6 महीने में उत्तर प्रदेश में तय हो जाता है कि किसकी सरकार आएगी। 2024 के लोकसभा का परिणाम इसका गवाह ठीक रहा बात है। तो ये तो इसको जल्दीबाजी ऐसे ही होगी देखा कहने जाता है में। किसकी पकड़ कितनी बनी हुई है, किसके मुद्दे कितने चले। अभिषेक पांडे भी मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक लगातार पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर कवरेज करते रहे हैं, तो उनसे ज़रा जानते हैं कि ये जो उत्साह, ये उत्साह ज़्यादा कहने के बजाय निरुत्साह ज़्यादा कहना पड़ेगा, या फिर ये मिजाज रहा है। इसके थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी भी बताइए अभिषेक कि क्या मिजाज महाराष्ट्र का रहा है। और 58 मैंने जैसा कहा कि आप इसमें और 3-4% जोड़ लीजिए, बाद में फाइनली 63 तक भी आ जाएगा, बहुत अच्छा हुआ। तो ये परसेंटेज ये बहुत कम परसेंटेज माना जाए या यही मिजाज रहा है महाराष्ट्र का? देखिए, महाराष्ट्र के मिजाज के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा वोटिंग हुई है, इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग की उम्मीद की जा रही थी वैसा दिखा नहीं था, जिसके बाद तमाम सारे राजनीतिक पार्टियों ने भी प्रयास किया, इलेक्शन कमीशन ने भी प्रयास किया, और ख़ास करके इलेक्शन कमीशन ने इस प्रयास को करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस लिए निभाई, क्योंकि इस पूरे चुनाव को मिड वीक में कर दिया। यानी अगर वीकेंड में ये चुनाव रखते तो शायद इसका परसेंटेज हो जाता आपका 45 और 50%, जो पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था। लेकिन इस बार 58% वोट होना 5 बजे तक, यानी 3-4% अगर एक्स्ट्रा भी मान लीजिए, 6-6:30 जो 6 बजे के आखिर में जितनी लाइन रहती है वो 7 बजे तक वोटिंग लोग देते हैं। तो इस हिसाब से मान सकते हैं कि 63 के आसपास जो आपका आंकड़ा है वो करीब करीब हो सकता है। ये महाराष्ट्र के हिसाब से ऑन एन एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। अब इस मामले को थोड़ा ये समझना होगा कि इसमें 2 वजहें हैं। पहला तो ये है कि लाडली बहन योजना का जो सरकार ने प्रचार प्रसार किया था, तो हो सकता है कि लाडली बहना का इस पे असर दिख रहा हो, क्योंकि ग्रामीण इलाके में रूट लेवल पे जब मैं पहुंचा, अलग अलग जगहों पर पूरे महाराष्ट्र भर सफ़र किया, वहाँ पर पैसा तो लाडली बहना का मिला था। अब पहले कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रचार किया कि सरकार की तिजोरी खाली हो जाएगी, उसके बाद फिर लास्ट में उन्हें लगा कि नहीं, वो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं और इसका बैड इम्पैक्ट होगा, इसलिए उन्होंने महालक्ष्मी योजना ले आके उसको 3,000 रुपये देने का जो वादा किया। अब देखना होगा कि बहनों ने, यानी महाराष्ट्र की जो महिलाओं ने, वो किसको प्राथमिकता दी है, एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की सरकार को, या महाविकास अघाड़ी की 3,000 रुपये को लेकर के किसको प्राथमिकता दी है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये रहा कि इस बार जो है महाराष्ट्र में विकास के मुद्दों से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम पर पूरा चुनाव हुआ। जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे आए, जिस तरीके से एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे आए, वो कहीं ना कहीं ये बताता था कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो रहा है। क्या ये ध्रुवीकरण का परिणाम है क्या? क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी के पास मुस्लिम वोट बैंक एक साथ चिपका और बीजेपी की तमाम कोशिशें रहीं, या जिस तरीके से MIM या दूसरी जो छोटी पार्टियां रहीं, उनको लोकसभा में जो परिणाम देखने को मिला, उन्हें लगा कि इनको वोट कटवा समझ के नकार दिया गया, और जो वोटर थे वो महाविकास अघाड़ी के साथ सीधा चले गए, जिसके कारण बीजेपी को महाराष्ट्र में नुकसान हुआ। अब क्या उसके बाद वोटर्स कहीं ना कहीं ये जागरूक हुआ, या फिर उसको ये लगा कि अगर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिए तो शायद इसी तरीके का परिणाम विधानसभा में देखने को मिल सकता है। इसीलिए पहले दिन से इस तरीके के नारे आए, पहले दिन से ध्रुवीकरण की बात शुरू हो गई, विकास के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं बताऊंगा वो ये है कि महाराष्ट्र के भीतर लगातार
बोट जिहाद जैसे शब्दों के इस्तेमाल हुए। तमाम सारे मस्जिदों से जिस तरीके से आह्वान किए गए, जिस तरीके से नोमानी का वीडियो सामने आया 3-4 दिन पहले, उसको देवेंद्र फडणवीस ने मंच से सुनाया, आशीष शेलार जैसे बड़े नेताओं ने ट्वीट किया, उसका परिणाम क्या ध्रुवीकरण को लेकर हुआ क्या? और उसके पहले यानी कल जिस तरीके से दो प्रमुख चीज़ें हुई, एक बीजेपी के एक महासचिव का वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ, जिस तरीके से नाला सोपारा में हंगामा हुआ, क्या उसका परिणाम पड़ा, या फिर नाना पटोले और सुप्रिया सुले का जो ऑडियो रिलीज हुआ बिटकॉइन स्कैम के लेकर के, उस पे भी लोगों को क्या उनका मेंटली वो चेंज हुआ क्या? ये कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिसको प्रमुख तौर पर इस बार चुनावी मुद्दे हाँ, बनाए ये आप गए। बात जो कह रहे हैं ग्रामीण अभिषेक, हम देखते हैं कि आमतौर पर जब नतीजे आ जाते हैं उसके बाद हम बयानों को बड़ा एनालाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए हरियाणा की बात, तो वहाँ पे पहले कुछ और चल रहा था, एक जलेबी वाला बयान आया तो पूरा का पूरा उस पर, जबकि ऐसा चुनाव होता नहीं है। हम देखते हैं चुनाव बहुत मिला जुला होता है, खासतौर पर महाराष्ट्र जहाँ पर तीन पार्टियां दोनों गठबंधनों के पास में हैं, और कौन किसके साथ जाए चुनाव के बाद इसका भी भरोसा नहीं है। अगर पोलराइजेशन होता है तो अजीत पवार खुद बच के चल रहे हैं, उनका तो पूरा वोट बैंक इस पर है। बोलिए। देखिए, एक ये जो आपने शब्द कहा, इस पर एक और क्लेरिफिकेशन दे दूं कि कल जब विनोद तावड़े की बात सामने आई तो दो प्रमुख वाकये हुए। पहला वाकया ये हुआ कि उद्धव ठाकरे ने पहले विनोद तावड़े के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि नोट कांड और कैश कांड को लेकर के, लेकिन अचानक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन मैसेज आने के 15 मिनट के बाद कैंसिल कर दी गई, और उस पर उनकी तरफ से ये बयान दिया गया कि जब तक चीज़ें साफ नहीं होती हैं तब तक इस पर कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। हालांकि उन्होंने चाल, चरित्र, चेहरा और पार्टी विद द डिफरेंस जैसे नारों पर वो बीजेपी को तंज कसते रहे। ठीक उसी तरीके से शरद पवार ने एक प्रमुख बयान दिया कल, कहा कि जो है विनोद तावड़े एक अच्छे नेता हैं, सीनियर नेता हैं, और जब तक इस पर कोई प्रूफ नहीं होता तब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया जा सकता। ये सब जो वाकया हैं, ये तरीके से जो चीज़ें हैं, देखिए पार्टियां तीनों के पास तीन हैं। महाविकास अघाड़ी में किसी पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं है कि कौन किसके साथ कब तक रहेगा, कब चला जाएगा, क्योंकि जब से ये 2.5 साल के पहले वाले जो फॉर्मूला आया कि अचानक एकनाथ शिंदे चले गए, अचानक अजीत पवार चले गए, तो इसलिए कौन किसके साथ जाएगा इसका भरोसा नहीं। दूसरा प्रमुख चीज़ रहा महायुति में, अगर बताएं तो अजीत पवार अपने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के एकदम अग्रेसिवली आगे गए। उन्होंने कहा हमने मुसलमानों को 10% वोट बैंक सीट देने के लिए अनाउंस कर दिया, हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। वहीं पूरी की पूरी बीजेपी वो नीतीश राणे के साथ खड़ी रहती है, और नीतीश राणे पूरे महाराष्ट्र भर में घूम के मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके पॉलिटिकली। एकनाथ शिंदे की अलग स्ट्रेटजी रही और वो बीजेपी के साथ नजर आए। तो ये जो स्ट्रेटजी अगर दोनों पार्टियों में देख, इस समय कुछ एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं, या एग्जिट पोल के जैसे मैट्रिक्स का सबसे पहले आ रहा है ये आंकड़ा, महायुति को 150 से 170 सीटें मिल सकती हैं, और महाविकास अघाड़ी 110 से 130 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें जा सकती हैं। तो ये शुरुआत हो गई है। मैट्रिक्स का सबसे पहले ये आंकड़ा आया है 150 से 170, 150 से 170 महायुति, यानी भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन जो है, जिसमें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी शामिल हैं, वो इस समय आपको मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल है उसमें सरकार बनाते दिखाई देते हैं। और MVA यानी महाविकास अघाड़ी 110 से 130 सीटें। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एग्जिट पोल हैं, और एग्जिट पोल कई बार एग्जिट पोल साबित भी हुए हैं, कई बार गड़बड़ाए भी हैं, और हाल के दिनों में तो बहुत गड़बड़ाए हैं, इसलिए बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। ये ब्रेकिंग के साथ साथ में आप अपनी बात को भी पूरा करें, और साथ ही साथ ये भी बताएं। मैं आता हूं आपके पास, एक ब्रेकिंग सेंटर भी चलते हैं, हमारे न्यूज़ रूम में ब्रेकिंग सेंटर बनाया गया है, मेरी सहयोगी करिश्मा वहां पर मौजूद हैं। जी करिश्मा।
बिल्कुल प्रवीण, देखिए अब एग्जिट पोल कितने एग्जिट साबित होंगे ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जैसा कि आप भी अपडेट दे रहे थे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पहला हम ये कह सकते हैं जो एग्जिट पोल है महाराष्ट्र को लेकर वो सामने आया है, जिसमें महायुति की सरकार बनती हुई, यानी कि बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एमबीए देखिए काफी टफ फाइट यहाँ पे दे रही है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में अहम टक्कर होगी। हालांकि अन्य जो दल है वो आखिर किस तरीके से खेला करते हैं ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल अन्य को 8 से 10 सीट मिल सकती है, ऐसा एग्जिट पोल जो कि मैट्रिक्स का आया है उसमें कहा जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र में महायुति को 150 से 170 सीट मिल सकती है। महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करें तो 110 से 130 सीट मिल सकती है। लगातार हर एक अपडेट आपको महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से देते रहेंगे। फिलहाल ये महाराष्ट्र का अपडेट है, झारखंड का भी अब से कुछ ही देर में पहला जो एग्जिट पोल है वो आपके सामने होगा और ब्रेकिंग सेंटर से आपको हर एक जानकारी साझा करते रहेंगे। जी प्रवीण जी। धन्यवाद करिश्मा, हम आपके पास दोबारा आएंगे। बड़ी खबर, और ये सचमुच बड़ी खबर है। अब देखते हैं, देखिए बाकी के एग्जिट पोल या बाकी की एजेंसीज क्या कहती हैं इस पर, ये भी बड़ा दिलचस्प बनाएगा इस पूरी चीज़ को, इस पूरी चर्चा को। और दूसरी बात ये है कि हम ये जानते हैं कि एग्जिट पोल को लेकर आप चाहे जितने सवाल खड़े करें, सबकी दिलचस्पी बड़ी बनी रहती है। एग्जिट पोल का एक अपना साइंस है। जब मतदाता मतदान करने के बाद बाहर आ रहे होते हैं तब उनकी राय ली जाती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि उस समय पर बड़ा ताज़ा उनके जहन में होता है, तो छुपाने के आसार या कई बार वो चीज़ ना बताना जो कि आप ओपिनियन पोल में देखते हैं वो गड़बड़ियाँ नहीं रहती हैं, इसलिए इसको बड़ा करीब माना जाता है। हाँ, सैंपल साइज बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने कितने लोगों से किन जगहों पर बात की है ये बहुत महत्व का होता है किसी भी एनालिसिस या रिसर्च के लिए। इसीलिए हम कहते हैं महापोल या एग्जिट पोल्स ऑफ पोल्स कहते हैं हम। और भारत एक्सप्रेस का वही प्रयास है कि जितने भी एग्जिट पोल हैं वो आपके सामने एक साथ रख के उनको एनालाइज किया जाए, क्योंकि यदि सभी सैंपल साइजेस या सभी एजेंसीज एक जैसा सुर में एक दिशा में इंगित करती हैं नतीजों को, तो फिर चर्चा का वो विषय बन जाता है कि हाँ कुछ वो नब्ज को पकड़ पाएं। केम, ये जो पहला आया है मेट्राइज का एग्जिट पोल, ये एक तरीके से महायुति के लिए एक इशारा कर रहा है। अभिषेक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बहुत बड़ी देर से मैं चाह रहा था कि केएम से एक सवाल लूं, फिर आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। बोलिए अभिषेक, बोलिए। देखिए, उसमें दो चीज़ें छोटी सी मैं ऐड कर दूं कि एग्जिट पोल के बाद अब पार्टियों को इंटरेस्ट खत्म होते जा रहा। हरियाणा में जलेबी कांड जब से हुआ ना, उसके बाद से अब कोई भी पार्टी का नेता अभी ये कहने के मूड में नज़र नहीं आएगा कि वो किस तरीके से तैयारियां कर रहा है या किस तरीके से आगे की प्लानिंग कर रहा है जलेबियां बंटवाने की या लड्डू बंटवाने का। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरीके के मैट्रिक्स के एग्जिट पोल हमने सबके सामने रखे, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने को मिलेगी वो होगी बगावती लोग जो क्या खेल बिगाड़ पाते हैं, क्या अगर खेल बिगाड़ पाते हैं। ये तो मुझे लगता है अभिषेक ये बहुत ये बड़ा डीप सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आप बने रहना हमारे साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको भी समझें। जो आप बात अभी अजीत पवार वाली बात कर रहे थे वो अधूरी रह गई है, क्योंकि कौन किसके साथ में बना रहेगा ये गठबंधन की बात कर रहे हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर केम आप स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे बीजेपी के, बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी की कोशिश ये है कि वो बेशक सहयोगियों के साथ रहे लेकिन अपनी स्थिति को इतना मजबूत रखे कि कोई भी दल उससे आकर लगना चाहे, तो उसकी अपनी तैयारी, अपनी स्ट्रैटेजी, और बटेंगे तो कटेंगे या पोलराइजेशन की बात जो अभिषेक डिटेल में कह रहे थे, यह स्ट्रैटेजी कितनी कारगर लगती है और इसको लेकर आपकी राय क्या है? ये स्ट्रैटेजी बहुत कारगर है, क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार हुई, यानी एनडीए की हार हुई, उसके दूसरे दिन से ये चुनाव की तैयारी में लग गए थे। मैंने जब आपने सवाल पूछा तो पहला जवाब यही दिया था कि ये चुनाव माहौल वर्सेस मैनेजमेंट का था। मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का और माहौल उद्धव ठाकरे का, क्योंकि उद्धव ठाकरे बार बार ये कहना चाहते थे कि उनके साथ धोखा हुआ, उनके पिताजी ने महाराष्ट्र को बहुत दिया, उनके साथ अन्याय हुआ, मुख्यमंत्री नहीं बने, उन्हें हटा दिएगा, तमाम चीज़ें थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उद्धव ठाकरे को ज़्यादा सीटें मिली थी तो किसके साथ मिली थी? बीजेपी के साथ मिली थी। अगर अजित पवार की बात करें तो उनकी सीटें तोड़ के आए तो किसके साथ सीट मिली थी? शरद पवार के नाम पे उनको वोट मिला था। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने काडर को इंटैक्ट रखा, और मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन भारत के 5 शीर्षस्थ नेताओं में से एक है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारी पार्टी बड़ी पार्टी है, हमारी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी होगी,
और जो छोटे दलों के लोग हैं उनके काडर हमारे साथ तो वोट दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे काडर के लोग हैं वो छोटे दलों को वोट नहीं दे रहे हैं। उनका इशारा अजित पवार की तरफ था, उनका इशारा शिंदे की तरफ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ायदा अगर होना है तो भारतीय जनता पार्टी को होना है, नुकसान अगर होना है तो उद्धव ठाकरे का होना है, शिंदे का होना है या अजित पवार का होना है। ये आपने एक बहुत दिलचस्प पहलू कहा और कई एनालिस्ट इस बात को मानते हैं कि जो साथ में छोटे दल जुड़े रहे हैं उनका नुकसान हो सकता है। और आप लोकसभा चुनाव के एनालिसिस को जो बता रहे थे वो भी इस ओर इशारा करता है। और गठबंधन की राजनीति में भी बड़े दल को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, ये भी एक रणनीति रही है। क्योंकि हमने देखा है महाराष्ट्र में कोई किसी के साथ नहीं है, शिवसेना और बीजेपी का इतना मजबूत गठबंधन जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था वो टूट गया ना फाइनली। अजीत पवार अपने चाचा को छोड़कर चले गए ना बीजेपी के साथ। तो दोनों ही तरफ आपको इस तरह की राजनीति देखने को मिलती है। ये मिजाज एक चीज पर टिका है, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। सबसे पहले ब्रेकिंग सेंटर चलते हैं, बड़ी खबर मेरी सहयोगी करिश्मा आपको बताएंगी। बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए लगातार हम अपडेट दे रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर। महाराष्ट्र का जो पहला एग्जिट पोल आया मैट्रिक्स का, उसकी जानकारी हमने दी, लेकिन अब झारखंड का भी एग्जिट पोल आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि झारखंड में भी कई दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। झारखंड चुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके सामने। मैट्रिक्स के सर्वे में एनडीए को बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए को 42 से 47 सीटें मिलने की संभावना है। इंडिया ब्लॉक की बात करें तो 25 से 30 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो देखिए आखिर यहां पर भी बीजेपी और या हम ये कह सकते हैं कि एनडीए जो है वो बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस वक्त खुद हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी और इसके अलावा भी कई दिग्गज है जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लेकिन फिलहाल जो पहला एग्जिट पोल आया है मैट्रिक्स का, वो ये कहता है कि एनडीए ने यहां पे बढ़त बनाई है, अन्य को 1 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। तो झारखंड चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। सर्वे के मुताबिक एनडीए को बहुमत मिली है। जी प्रवीण जी। यानी कुल मिलाकर मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें दोनों ही जगह पर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो प्लस माइनस होता है ना, ये इतना आसान नहीं होता, खासतौर पर महाराष्ट्र जैसा राज्य। लेकिन महाराष्ट्र में एक बात बहुत स्पष्ट है कि सबसे ज़्यादा सीटें लड़ने के साथ ही संभावना ये मानी जा रही है कि बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर भी आ सकता है अगर अच्छा प्रदर्शन करे तो, जैसा कि एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में महायुति की स्थिति मजबूत हो सकती है। खैर, ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में भी शुरुआती अभी मैट्रिक्स का सर्वे आया है, कुछ और सर्वे धीरे धीरे सामने आएंगे जिन पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ में मेरे सहयोगी अभिषेक, मधुकर आनंद, के एम शर्मा तो बने ही हैं, साथ ही साथ में वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश सिंह भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार जावेद रहमानी साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। जयप्रकाश जी, पहले आप मुझे बताएं, क्योंकि महाराष्ट्र पर काफ़ी बात हुई, ये जो पहला एग्जिट पोल आया है 150 से 170 के बीच एनडीए, क्या आपको लगता है कि महायुति इस बार ठीक ठाक लड़ पाई है? और ख़ास तौर पर मेरा एक सवाल बार बार आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ रही अकेले दल के तौर पर, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरफ कितना बढ़ती दिखाई देगी? नमस्कार। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जो एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं वो हमेशा एक अलग ही कलर में दिखाई देते हैं। अगर हम लोकसभा की भी बात करें तो लोकसभा में सबसे बड़ा गठबंधन है वो महायुति को कहा जा रहा था, लेकिन 17 सीटों पर लोकसभा में वो रुक गई थी। यहाँ पर 5 बड़े रीजन है, 6 रीजन हम कह सकते हैं, जिसमें मुंबई और ठाणे कोंकण के अलावा जो उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ एक बहुत बड़ा रीजन है, और इसके अलावा जो मराठवाड़ा है। तो हर जगह का पानी, हर जगह का भोजन, हर जगह का कल्चर सब अलग अलग है और मुद्दे बहुत ज्यादा अलग हैं। तो मैं आपको बताऊं, इस बार जो चुनाव हुआ है जिसमें सबसे ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने अपने कैंडिडेट पिच किए थे। लेकिन अगर हम 2019 को एक बार यहाँ पर फिगर आउट करें तो 2019 में 164 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, जो इस बार 149 सीटों पर लड़ रही है, और 2019 में 105 सीटें बीजेपी को मिली थी। और आपको ये बताऊं कि इस समय बीजेपी और शिवसेना ने महायुति जो गठबंधन किया था, उनका एनडीए गठबंधन था, उसके तहत शिवसेना जो है पिछली बार 124 सीटों पर लड़ी थी और 56 सीटों पर जीती थी। लेकिन अब शिवसेना में 2 फाड़ हो गए हैं और 85 सीटें जो है एकनाथ शिंदे लड़ रहे हैं, और शिवसेना यहाँ पर
अब इस बार जो सीट लड़ रही है वो कम लड़ रही है। और ये जो आंकड़े हैं वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि 2019 का जो चुनाव है उसमें शिवसेना बीजेपी को बहुमत मिला था, सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई थी, लेकिन वो सरकार कहीं ना कहीं बन नहीं पाई। और 2.5 साल का जो परफॉर्मेंस रहा उसमें ये 2024 में विधानसभा में ये सारी पार्टियां गई हैं। और जो मुख्य रूप से मुद्दे छाए रहे हैं चुनाव में वो करीब 8-9 मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, और उसके बाद लास्ट में जो विनोद तावड़े का जो मुद्दा आया वोट जिहाद के सामने नोट जिहाद, ये सारे मुद्दे प्रभावित करते हैं अर्बन जो वोटर हैं उनको प्रभावित करते हैं। जहां तक हम बात रूरल वोटर की करें तो रूरल वोटर में जो अलग अलग रीजन है वहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का अपना वर्चस्व है। मराठवाड़ा में जहां पर इस बार अगर हम आपको बताएं कि देवेंद्र फडणवीस मराठवाड़ा में प्रचार करने के लिए नहीं गए क्योंकि मराठा जो आंदोलन का मुद्दा था वो बहुत ज्यादा हावी था, और मराठा आंदोलन जरांगे पाटिल के सभी बयानों में देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया जा रहा था, तो वहां पर बीजेपी बचती नजर आई। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने सबसे ज्यादा जो प्रचार किया वो विदर्भ में किया, पश्चिम महाराष्ट्र में किया, उत्तर महाराष्ट्र में किया, कोकण भी वो गए, और मुंबई और ठाणे में उन्होंने बहुत प्रचार किया, जिसका फायदा निश्चित तौर पर महायुति को मिलेगा। तो बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में सामने आ रही है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने कंटेस्ट की हैं। लेकिन महायुति सरकार बन रही है या एमवीए की सरकार बन रही है, ये कांटे की लड़ाई है। मैं आपको बताऊं कि सीटों का जो अंतर होगा वो 10-15 सीटों का अंतर होगा, जो मुझे अपने पॉलिटिकल इवेल्युएशन से लग रहा है, जो हम लगातार पिछले 15 दिन से ये चुनाव प्रचार हालांकि ये बड़ा डिफरेंट है ये राज्य, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बनी हुई सरकार, मतलब जो चलती हुई सरकार है उनमें किस तरीके से जो बहुमत की सरकारें चल रही थी वही नहीं जब स्टेबल रह पाई तो फिर बाकी की चीज़ों के बारे में हम क्या विचार करें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में एक तो नतीजा आने के दिन लोगों की दिलचस्पी बनी रहेगी, लेकिन नतीजे आने के बाद भी दिलचस्पी कम नहीं होगी। और पिछले 5 साल से हम यही देखते आ रहे हैं, तो ये देखना होगा कि स्टेबल सरकार के लिए, खासतौर पर मैं शिंदे को लेकर आपसे कुछ जानना चाह रहा था। शिंदे गुट और बीजेपी का साथ में लड़ना उससे ज़्यादा मजबूत लगता है जैसे उद्धव और बीजेपी या शिवसेना और बीजेपी जैसे पहले लड़ते थे परंपरागत रूप से, उससे ज़्यादा मजबूत गठबंधन है, क्योंकि ये माना जाता है कि शिंदे कहीं ना कहीं एक तरीके से अब वो बीजेपी के फुल सपोर्ट पर चल रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा कहना सही होगा, इसको समझे उससे पहले एक बार फिर ब्रेकिंग सेंटर चलते हैं करिश्मा के पास। करिश्मा, बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल जितने आ रही हैं, जितने सर्वे हो रही हैं, उसकी जानकारी हम ब्रेकिंग सेंटर से दे रहे हैं। और इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए इस सियासी जंग में किसके सिर पर आखिर सजेगा जीत का सेहरा, ये तो देखना होगा। लेकिन बड़ी खबर चाणक्य स्ट्रैटेजीज के मुताबिक जो सर्वे में बताया गया है, महायुति की सरकार बनती हुई महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर चाणक्य स्ट्रैटेजीज के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति की सरकार 152 से 160 सीटें महायुति को मिल सकती है। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 130 से 138 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें। तो कुल मिलाकर अब तक जो 2 सर्वे आए हैं उसमें महाराष्ट्र में महायुति की सरकार प्रवीण जी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ये दूसरा सर्वे भी आ गया लगभग, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं पिछले कुछ समय से जो एग्जिट पोल आए क्योंकि वो आशातीत नहीं थे या बहुत अच्छा नतीजा नहीं दिखा पाए, नब्ज को नहीं समझ पाए, तो उसके बाद बड़े सवाल खड़े हो गए। लेकिन सभी एक सुर में कहते हैं, हालांकि हरियाणा का जो चुनाव रहा पिछली दफ़ा का, पिछला विधानसभा चुनाव, वो एक एक्सेप्शन बिल्कुल बना रहेगा, क्योंकि वहाँ पर भी सब एक सुर में कुछ और कह रहे थे और नतीजे कुछ और आए।